हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे आई फ्रेम्स के बारे में। ठीक है, तो हम समझेंगे आई फ्रेम क्या होता है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है आई फ्रेम्स की, तो हमने, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने एक सेशन में आई फ्रेम का यूज़ भी किया था जस्ट टेम्परेरी पर्पस के लिए, है ना। उस टाइम अपन ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो इस सेशन में हम उसको डिटेल में ही पढ़ेंगे कि आई फ्रेम होता क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इसके साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, और जैसे मैंने बताया ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले क्या टॉपिक हुआ था और अब हम क्या कर रहे हैं, तो और भी ईजियर वे में आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं और कोड पे फोकस करते हैं। तो कोड में देखो क्या लिखा हुआ है, एक बहुत ही बेसिक सा कोड हमने लिख के रखा है। कोड के अंदर हमने एक तो हेड सेक्शन के अंदर टाइटल स्पेसिफाई किया हुआ है जो है टेक शर्मित, और अभी उसके अलावा सिर्फ हमने कमेंट लिख के रखे हैं। ठीक है, हर बार सेशन में हम एक क्वेश्चन रखते हैं, तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज के क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि हमारे डिफरेंस क्या होता है आईडी के सिलेक्टर में और क्लास के सिलेक्टर में। ठीक है, इस चीज का बस आपको आंसर शॉर्ट में कमेंट सेक्शन में लिखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईडी सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर इन HTML। ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर शेयर करेगा और कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा अपकमिंग सेशंस में भी, उनको स्पॉटलाइट किया जाएगा अपकमिंग सेशंस में। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। तो पहले तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नेम डाल देता हूँ जो आज हम पढ़ रहे हैं, आई फ्रेम्स इन HTML। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पे हम एक हेडिंग डालेंगे H1 नेम से। ठीक है, हेडिंग में अपन ने लिख दिया यहाँ पे HTML बाय टेक शर्मित। ठीक है, ये हमारी HTML बाय टेक शर्मित लिख दिया। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे दिख रहा है HTML बाय टेक शर्मित, हमारा टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें सिंपली एक अब जैसे टॉपिक क्या है हमारा आई फ्रेम से रिलेटेड, तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं और एक उससे पहले एक और हेडिंग डाल देते हैं आई फ्रेम्स, जिससे हमें स्क्रीन पे भी दिख जाए आई फ्रेम्स इन HTML। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी दिख गया आई फ्रेम्स इन HTML टॉपिक है, HTML बाय टेक शर्मित मेन हेडिंग है। अब आई फ्रेम होता क्या है, देखो आई फ्रेम एक ऐसा आप कह सकते हो एलिमेंट है जो आपको अलाउ करता है एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को शो करने का। ठीक है, तो इससे अब आप चाहो तो एक और वेब पेज खुद का क्रिएट करके उसको रेफर कर सकते हो, या फिर आप लोग कोई वेबसाइट को रेफर करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको लगे कि आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर दूसरे वेब पेज को शो करना है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, उस केस में हम यूज़ करेंगे आई फ्रेम का। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं बना के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई फ्रेम। ठीक है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है क्या इसका, इसके लिए हम लिखेंगे SRC। ठीक है, SRC में लिख देते हैं www. और example.com। तो ये एक सैम्पल वेबसाइट है, इसको करके देखते हैं एक बार कि ये चल रहा है क्या। तो जैसे ही मैंने देखा तो ये क्या दिखा रहा है, इट मे हैव बीन मूव्ड, एडिटेड और डिलीटेड। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे हम google.com। वैसे गूगल ने इस चीज़ को टर्न ऑफ किया हुआ है, आप डायरेक्टली गूगल का रेफर नहीं कर सकते। तो अभी हमें यहाँ पे एक और ट्राई करना है pub400.com, इसको करते हैं। ओके, तो इसमें भी इश्यू आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं पाथ को सही करता हूँ पहले। ठीक है, तो पाथ में इश्यू क्या है, हमने खाली लिखा है www.pub400.com। इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा https://। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं https। हाँ देखो, अभी हमने इसको सही कर दिया https://www.pub400.com। तो ये एक वेबसाइट है जो हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब होता क्या है, जैसे अगर आप सपोज
यहाँ से आप google.com ऑपरेट करना चाह रहे हो तो आप लिखोगे google.com, बट गूगल या इस तरह की वेबसाइट्स ने ये परमिशन नहीं दी है कि कोई भी यूज़र इसको, ये देखो यहाँ लिखा है www.google.com refuse to connect। तो ऐसे ही अगर आप फेसबुक, फ्लिपकार्ट या कुछ इस तरह का वेबसाइट ट्राई करोगे तो वो शायद आपको ओपन नहीं करने देगा। जैसे फ्लिपकार्ट का देखते हैं एक बार, तो फ्लिपकार्ट का हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी वेबसाइट आप ट्राई कर रहे हो एक्सेस करने की, बट फ्लिपकार्ट का हमने देखा कि यहाँ पे हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये देखो इतनी सी विड्थ में हमें ये शो हो रहा है, तो क्या ऐसे ही हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा? स्क्रॉल बार भी नहीं है तो फिर इसको यूज़ कैसे करेगा यूज़र? तो उसके लिए हमें उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है विड्थ में हम डाल देते हैं 100%। एक बार देखते हैं 100% से क्या होगा। जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। ये 100% विड्थ ले रहा है। वैसे ही हम हाइट डाल सकते हैं, तो हाइट में डाल देते हैं हम फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल्स। सेव किया, रिफ्रेश किया तो 500 पिक्सल्स में इस तरह से हमें पूरी फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है वो शो हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने उस पर आगे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया flipkart.com refuse to connect। तो ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वेबसाइट इस चीज़ को इतना अलाउ नहीं करती। ऑल्दो फर्स्ट पेज आपके लिए लोड हो गया, बट जैसे ही आप बाकी चीज़ों पे क्लिक करोगे तो वो ये मैसेज शो कर रहा है, ठीक है। तो एक तो हमें उन वेबसाइट्स का यूज़ करना जिसमें परमिशन है हमारे को। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ pub400.com। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें आई थिंक हमें अलाउ करेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ। ओके, तो देखो जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो उसने एक नया सेपरेट टैब ओपन कर दिया और वहाँ पे ये चीज़ प्रोसेस हो रही है, मतलब ये कर सकते हैं हम, ठीक है। उसी तरह से फॉरम पे अगर हम क्लिक करें तो वो भी हमारे को ओपन करके दे रहा है। तो ये तो प्रोसेस हो गया। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक इस वेब पेज पे हम दूसरे वेब पेज को यूज़ कर रहे हैं, है ना, एक दूसरी वेबसाइट को। एक हमारे पास अगर आपको टेस्टिंग के लिए चाहिए तो एक example.com नेम से भी एक है, वो आप ट्राई कर सकते हो। तो वो आपको इस तरह से दिखाएगा example domain, this domain is used for illustrative examples in documents, you may use this domain in literature without prior coordination or asking for permission, ठीक है। तो ये एक सैम्पल बनाया हुआ है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं डेमो के लिए। तो इस तरह से हम ये चीज़ सेट करते हैं। और अगर जैसे हाइट में हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको 400 कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो 400। अब एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ रहा है। स्क्रॉल बार के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट को फिर से चेंज कर देते हैं pub400.com पे। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे अपन इजीली मैं आपको शो कर सकता हूँ, तो pub400.com, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ रहा है जिससे हम वेबसाइट को स्क्रॉल कर सकते हैं। अब सपोज हमें एक ऐसी वेबसाइट ऐड करनी है जिसमें हमें स्क्रॉल बार की नीड ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम स्क्रॉल बार को हटा ही देंगे। कैसे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्क्रॉल बार स्क्रॉलिंग इक्वल और यहाँ पे करोगे नो। तो जैसे इसको करके सेव करेंगे तो आपको दिखेगा जो सेकंड जो वेबसाइट आ रही है इसके जस्ट नीचे, उसमें स्क्रॉल बार नहीं है। ऊपर वाली अलग वेबसाइट है और नीचे वाली वेबसाइट अलग है जिसमें स्क्रॉल बार ही नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्क्रॉलिंग का। अगर यही चीज़ मैं ऊपर वाले में भी स्पेसिफाई कर देता हूँ स्क्रॉलिंग नो, तो वहाँ पे भी हमारा जो स्क्रॉलिंग है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब कोई भी यूज़र अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो स्क्रॉल बार है ये अपना मेन वेब पेज का स्क्रॉल है, बट वेबसाइट में जो हम आईफ्रेम में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हमें कोई भी वेबसाइट को रेफर करना है अपने ही वेब पेज के अंदर, वेब पेज इनसाइड अ वेब पेज, तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आईफ्रेम का। और जो मोस्ट कॉमनली एट्रीब्यूट इसके साथ यूज़ होते हैं वो है विड्थ, जो मोस्टली 100% पे सेट होती है, बट अगर 100 की जगह आपको कुछ और भी रखना है तो वो भी हम रख सकते हैं। जैसे 500 पिक्सल्स बात करते हैं तो 500 में इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू सेट करना चाह रहे हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्क्रॉलिंग का मैंने बता दिया, स्क्रॉलिंग अनएबल करने के लिए आपको यस लिखना है, बाय डिफ़ॉल्ट यस ही होता है। तो देखो इनेबल किया तो यहाँ पे एक अंदर एक और स्क्रॉल, ये बाहर वाला अपने वेब पेज का है और ये वाला वेबसाइट का जो हमने आईफ्रेम में यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रॉलिंग का यूज़ कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलिंग सेट होती है यस पे। तो अगर आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो उस केस में वो स्क्रॉलिंग यस जैसा ही रिएक्ट करेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और कॉपी करके दिखाता हूँ, इधर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है।
सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले में भी स्क्रॉल बार है, सेकंड में भी स्क्रॉल बार है। फर्स्ट में इसलिए क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू यस है, और सेकंड में इसलिए क्योंकि हमने यस किया एक्सप्लिसिटली, और थर्ड में नो किया है तो हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम आई फ्रेम का यूज़ करते हैं HTML के अंदर किसी और वेब पेज को इंक्लूड करने के लिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।